हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसके आगे वाली क्लास को, जो क्लास नंबर 2 होने वाली है। उसमें आज हम देखेंगे यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम और उसके बाद यानी कि 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या सुधार किए गए थे, किस तरीके से यानी कोई कानून बनाया गया था, तो इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें वैसे तो बहुत सारे सुधार किए गए थे, बहुत सारे अन्य कानून वगैरह लाए गए थे। तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पर्पस से, तो यानी कि 14-15 जो इम्पोर्टेंट हैं, जो यानी कि सुधार हैं, इम्पोर्टेंट सुधार हैं, उन पर आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो बार बार यानी कि एग्जाम में आते हैं। तो जो यानी कि ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम था, जो बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, जो यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम था, जो कि प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने, 1833 के चार्टर अधिनियम ने। अब हम चलते हैं यानी कि इनके सुधारों की ओर, क्या क्या यानी कि इसमें प्रावधान किए गए थे। उनमें यानी सबसे पहला प्रावधान था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले यानी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके अंदर यानी कि सभी नागरिक और सारी सैन्य शक्तियां निहित थी। अब यानी सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ऐसे गवर्नर थे जो यानी कि सबसे पहले जिनको गवर्नर जनरल का पद मिला था। फिर इसके बाद में यानी कि जो मद्रास और जो बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। जैसे ये अधिनियम आया था, उसके बाद जो यानी पूरे ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को विधायिका की असीमित अधिकार दिए गए, जो कि यानी कि इसके द्वारा पहले जो कानून बनाए गए, जो पहले कानून बनाए जाते थे, उनको यानी नियामक कानून कहा जाता था, यानी कि रेगुलेटिंग लॉ कहा जाता था। जैसे यानी कि ये गवर्नर जनरल बने, इनके द्वारा जो नए कानून बनाए गए उनको यानी कि अधिनियम कहा जाने लगा, यानी एक्ट कहा जाने लगा। फिर उसके बाद यानी कि जो कंपनी, जो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि प्रॉपर तरीके से जो यानी व्यापारिक निकाय थी, उसका जो व्यापारिक उद्देश्य था उसे यानी समाप्त करके उसे यानी एक प्रशासनिक निकाय बनाया गया, जो उसका यानी कि मेन पर्पस था यानी व्यापार करना, उसको ख़त्म करके और उसका मेन उद्देश्य हो गया कि यानी कि जितना भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है उस पर यानी प्रशासन करना, उस पर यानी सरकार चलाना। इसी के यानी कि आगे चलकर यानी कि जो सिविल सेवक होते हैं उनके लिए यानी खुली जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले यानी कि वो अपने अनुसार यानी कि इसकी जो पद पर नियुक्ति होती थी उसको यानी किया करते थे। अब इसके बाद यानी जो कि सिविल सेवकों की जो खुली प्रतियोगिता का जो इसमें प्रावधान किया गया था, यानी कि 1833 के चार्टर में, जो कि बताते हैं कि यानी कि धारा 87 में जो यह वर्णित किया गया था, जो रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। पर आगे चलकर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके विरोध पर इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया, जो कि यानी धारा 87 में यह वर्णित था, जो रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को यानी इससे वंचित नहीं किया जाएगा, इससे दूर नहीं किया जाएगा, उसे यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध पर इसे समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद चलते हैं यानी कि और सारे सुधार किए गए, जैसे कि विधिक परामर्श के लिए, जो यानी कि विधिक परामर्श के लिए जनरल की परिषद में प्रथम यानी कि जो सदस्य बने वो थे यानी लॉर्ड मैकाले।
लॉर्ड मैकाले एक ऐसे सदस्य थे जो ऐसे सदस्य थे जो कि यानी कि विधिक परामर्श के लिए जो यानी कि जनरल की परिषद थी उसमें यानी सबसे पहले सदस्य हुआ करते थे। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कितनों का? यानी 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। फिर उसमें सबसे यानी कि महत्वपूर्ण कार्य किया जो कि यानी कि जो दास प्रथा हुआ करती थी, दास प्रथा को विधि के उपरोक्त घोषित किया और उसे यानी आगे चलकर 1843 ईस्वी में प्रॉपर तरीके से यानी समाप्त कर दिया दास प्रथा को। जैसे दास प्रथा के यानी पहले जो जितने जिनके पास यानी जो ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उन पर यानी वो दास रखा करते थे, मजदूर रखा करते थे और यानी कि उनको बहुत ही यानी कम यानी कि मजदूरी पर रखा करते थे, उसको यानी कि समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यानी कि हम चलेंगे 1853 का चार्टर। तो आपको समझ में आया होगा यानी कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसमें यानी क्या क्या प्रावधान किए गए थे, जो कि यानी कि ये प्रॉपर तरीके से जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था उसका प्रशासनिक केंद्रीकरण के रूप में यानी कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि उपयोग हुआ। जिसमें यानी सबसे पहले तो यानी जो बंगाल के गवर्नर थे उनको यानी कि भारत का गवर्नर बनाया गया, जो कि यानी कि कौन बनाए गए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद यानी कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो दास प्रथा थी उसको कब समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा थी उसको यानी प्रॉपर तरीके से 1843 में समाप्त किया गया। चलते हैं हमें यानी आगे की ओर 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें भी यानी कि बहुत सारे सुधार किए गए, बस हम उन पर यानी चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो सबसे पहला था इसमें यानी विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया था। क्या किया गया था? यानी कि जो विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद यानी कि भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो उसमें यानी 2 सबसे पहले कार्य हुए, जो यानी विधायी शक्ति को प्रशासनिक कार्य से अलग किया गया और जो यानी कि भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर उसके बाद यानी कि विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को यानी सदस्य बनाकर, यानी अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रांत से जो यानी कि अब राज्य हुआ करते हैं उनसे यानी कि सदस्य बनाकर यानी कि प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर सबसे पहले एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। जैसे हम देखें तो यानी कि एक छोटी संसद की तरह उसका यानी कार्य हुआ करता था। फिर इसके बाद यानी कि एक महत्वपूर्ण यानी कि इसमें सुधार किया गया, यह महत्वपूर्ण यानी कदम था, वो था गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। कितने सदस्यों को? 6 नए सदस्यों को। और उनमें से यानी कि 4 सदस्य एक निश्चित स्थान से हुआ करते थे। जो 4 सदस्य कहाँ से हुआ करते थे? यानी कि एक तो बंगाल से, फिर उसके बाद मद्रास, बम्बई और आगरा से। उसके बाद 2 थे जो यानी अन्य स्थानों से नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ यानी कि सबसे पहले इसमें विधायी कार्य को यानी प्रशासनिक कार्य से अलग किया गया। फिर उसके बाद जो यानी कि भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद थी उसका यानी कि स्थापना की गई या उसका गठन किया गया था। और एक यानी कि छोटी संसद की तरह यानी कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न प्रांतों से उनके प्रतिनिधि बनाकर एक छोटी संसद की तरह कार्य किया गया। फिर उसके बाद विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। बिना यानी गवर्नर जनरल के यानी विधि बनाना असंभव था, उसकी यानी कि परमिशन होना ही जरूरी था। अगर गवर्नर जनरल चाहता था, अगर उसको कोई यानी कि
उस पर संदेह हुआ करता था, यानी उसके अनुसार वो गलत हुआ करता था, तो वह उस पर वीटो भी कर दिया करता था, उसको रोक भी सकता था उस अधिनियम को, यानी कि विधि को अधिनियम बनाने से। फिर उसके बाद यानी बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए, इनके लिए बंगाल बहुत ही स्पेशल हुआ करता था। तो यानी कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति किया गया, जो कि स्पेशली यानी कि बंगाल की प्रशासनिक के लिए था। उसको यानी कि बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। और यानी कि विदेश सदस्य को जो यानी इसके बाद विदेश सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। जो यानी कि पहले जो विदेश सदस्य हुआ करते थे, अब देखो इनके लिए जो बंगाल था वो बहुत ही स्पेशल हुआ करता था। जो बंगाल के लिए, बंगाल के प्रशासन के लिए इन्होंने एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया, जो कि बंगाल की ही देखभाल करता था, बंगाल का ही कार्यभार संभालता था। उसके बाद विदेश सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो पहले सदस्य बने थे, यानी चार्टर 1833 में जो पहले यानी कि सदस्य बने थे, जैसे कि लॉर्ड मैकाले थे, वो यानी कि सदस्य ही थे। अगर किसी भी चर्चा पर वो बहस कर सकते थे, उसके बाद यानी कि वो मतदान वगैरह नहीं कर सकते थे उस पर। तो यानी कि इसके द्वारा जो विदेश सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का एक पूर्ण तरीके से सदस्य बनाया गया था, उस पर यानी वो मत भी कर सकते थे और यानी कि बहस भी कर सकते थे। फिर उसके बाद यानी कि सबसे लास्ट यानी कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्ति हुआ करती थी वो यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर करवाई गई। उनका एक यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर यानी कि एक टेस्ट क्वालिफाई किया जाता होगा, उसके आधार पर यानी जो महत्वपूर्ण पदों की जो भर्ती थी वो होने लगी, जो कि पहले यानी सीधी भर्ती के तौर पर हुआ करती थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।